साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा, पश्चिम बंगाल की बात करूंगा और साथ ही साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करूंगा। आप जानते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में काम कर ना सके, ढंग से काम कर ना सके, इसके लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की गई, क्या क्या साजिशें नहीं रची गई, क्या क्या तिकड़म नहीं अपनाए गए। खुद ममता बनर्जी वकील के अवतार में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले क्या क्या ड्रामे किए गए ये आपको भी पता है दोस्तों। लेकिन देखिए, मजेदार चीज देखिए दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में सारी नौटंकियां धरी की धरी रह गईं। अगर सही मायने में कहूं तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट के भीतर धज्जियां उड़ गई। जी हां, एकदम से धज्जियां उड़ी हैं दोस्तों। और सिर्फ ममता सरकार की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है, नोटिस भेज दिया है। अब सीधे जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की कोशिश चल रही है। मैं आज के वीडियो में दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कल जो सुनवाई हुई ना, उसमें किस प्रकार से सरकार को 9 झटके लगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गिनती से दिखाऊंगा दोस्तों। मैं इसलिए बार बार ऐसा करता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर कट आपको बातें समझ में आ सके। लेकिन साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसा मैंने कहा, इस हफ्ते महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है दोस्तों, तो हर हर महादेव एक कमेंट ये जरूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि आजकल लोग वीडियो को रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाइक कीजिएगा। और जब मैं महाशिवरात्रि की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये नया गीत तैयार किया है, मैंने खुद गाया है दोस्तों। शंकर संकट काट रहे, ये थीम है। आप देखिएगा कैसा हमने तैयार किया है, मैंने खुद तैयार किया है दोस्तों, गाया है, गुनगुनाया है, कैसा है म्यूजिक, लिरिक्स, तमाम चीजें। और वीडियो पर तो आप देख रहे हैं कि कितनी हमने मेहनत की है। तो एक कमेंट हर हर महादेव यही कहिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला झटका दोस्तों, ममता बनर्जी वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। हालांकि उसमें भी लोगों ने याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, हटा दिया। लेकिन चक्कर क्या है दोस्तों, ममता बनर्जी आई क्यों थी ये समझिए ना। इसीलिए ना कि कुछ लाभ हो जाए, कुछ लाभ नहीं हुआ। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हेडलाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी। वो जो चाहती थी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर ही रोक लग जाए, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सख्त रुख अपना लिया है दोस्तों। यही है सबसे पहला झटका। मतलब उनका वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पूरी तरह से बेकार साबित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब पॉलिटिकली वो कुछ भी करना चाहें वो तो उनके हाथ में है, लेकिन जुडिशरी के जो चौखट होती है ना, वहां उनको कोई फायदा नहीं हुआ। यही है पहला झटका। दूसरा झटका, अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया तो रुक नहीं सकती, लेकिन उसमें रुकावट तो डाल सकते हैं। यहां पर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सख्त चेतावनी देते हुए यह कह दिया है कि इसमें जरा सी भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मुश्किल है वो हर हाल में सामने आना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में गुणवत्ता और निष्पक्षता सर्वोपरि होना चाहिए। मुझे लगता है कई बार कहा, लेकिन इस बार तो बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कोर्ट का रुख साफ करते हुए कहा, हम रुकावटें हटाएंगे, लेकिन हम सर को पूरा होने में कोई बाधा नहीं डालेंगे। इस बारे में हम बिल्कुल साफ हैं। अगर कुछ कमियां होंगी हमको बताइए, हम ठीक करेंगे, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई रुकावट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। यह दूसरा बड़ा झटका है दोस्तों।
एक एक करके देखते जाइएगा, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही संक्षेप में एक लेमैन की भाषा में आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का तीसरा झटका सीधे पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, सब मुखिया होता है, ये पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसी को नोटिस भेजा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने एक आरोप लगाया, उस पर गंभीरता दिखाई है, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 7 से जुड़ी आपत्तियों को रोकने या जलाने की घटनाओं पर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। फॉर्म 7 दिया गया, उसको जलाया जा रहा था। अब सोचिए ना, इसी पे आया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा और डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह नहीं कि सरकारी काम नहीं चलेगा, व्यक्तिगत हलफनामा, आपकी जिम्मेदारी तय होगी। सुनवाई के दौरान दोस्तों, कोर्ट ने याद दिलाया कि 19 जनवरी के आदेश में राज्य के पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अदालत ने संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर अंतिम फैसला भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ताकत है दोस्तों, ये संविधान ने दिया है। ये जब लाइन कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती है ना कि जो संविधान में लिखा है उसको लागू करने के लिए दिया जा सकता है कि जाइए, इस अब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ही आपके अंडर में है। मतलब चुनाव आयोग को किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार खत्म हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। आपको याद है कि नहीं, एक आध बार मुख्यमंत्री बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है, मुख्यमंत्री खत्म, और जो पुराना मुख्यमंत्री था उसकी शक्ति फिर बहाल हो जाती है। ये शक्ति है अदालत ने। मैं फिर से वो लाइन पढ़ता हूं, अदालत ने संकेत दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर अंतिम फैसला भी किया जा सकता है। मतलब अगर बोल दे, अगर चुनाव आयोग को मिल जाए और है अधिकार, ये समझिए कि इस डीजीपी को सस्पेंड करते हैं, नौकरी से बर्खास्त, जांच होगी खटाखट, 1 सेकंड में काम, बस ताकते रहिएगा। भाई, आप किसी व्यक्ति के अधीन काम नहीं करते, आप किसी पद के अधीन काम करते हैं, आप संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। यह है तीसरा झटका। भाई, इन लोगों को लगता है ना कि हमारी सरकार तो यही है, यही सब कुछ देखेगी। अब आगे बढ़िए, चौथा झटका, आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। अब जानते हैं ना, चुनाव आयोग ने कई अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया। ये लोग हिला हवाली कर रहे, जिस पे आरोप लगाया पता चला ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मैं जरा आपको बातचीत दिखाता हूं। चुनाव आयोग के वकील हैं डीएस नायडू। क्या कहते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं दोस्तों। हमने गलती करने वाले और अवैध तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की कुछ सिफारिशें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हमें कुछ अधिकारियों की जरूरत पड़ी तो उनका तबादला कर दिया गया। यह चुनाव आयोग के वकील ने कहा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या कहते हैं, सीएम के सचिव से कहते हैं, कृपया इस पर गौर करें। जब निलंबन की सलाह दी जाती है कि अधिकारियों को निलंबित किया जाए, तो मुझे आशा है कि राज्य को पता है कि क्या करना है। ये स्टेट को पता होना चाहिए। कानून पढ़ते हैं ना जी, मैं ये नहीं कहा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि राज्य को पता है कि क्या करना है। हम आदेश देते हैं कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों को बदलने के लिए स्वतंत्र होगा जो अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। यह अधिकार दे दिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। आप याद कीजिए, हम लोग अभी तक यही जानते हैं ना कि जब चुनाव की घोषणा होती है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आदर्श आचार संहिता, तब सारे अधिकारी चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं।
अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये भी संविधान ने ताकत दी है। अब भी वो अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन होकर ही कार्य करेंगे, ऐसा नहीं कि मन मर्जी कुछ भी कर दिया। तो ये है चौथा झटका दोस्तों। पांचवा झटका, कई आदेश पारित किए गए। अभी मैं आपको एक एक करके बता दूं, ये वैसे तो 3-4 झटके मैं इसी में दिखा देता हूं, लेकिन ये पांचवा झटका है। जरा एक एक आदेश को सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिन अधिकारियों की सूची सौंपी गई है वो शाम 5 बजे तक जिला निर्वाचन अधिकारियों को रिपोर्ट करें। दरअसल दोस्तों होता क्या है, पश्चिम बंगाल में ना बड़ा सरकारी टाइप से काम चल रहा है। रोकने के कई तरीके हैं, बड़ा एकदम सरकारी पैटर्न है। अब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई अधिकारी दो, हाथ दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब विचार करने में ही 2 दिन लगा देंगे, फिर देने में, अब देंगे तो आधा अधूरा नाम दे देंगे, पता ही नहीं कौन कहां डिजिग्नेशन। अच्छा चलिए मान लीजिए दे भी दिया, अरे तो दिया तो किसको रिपोर्ट करेंगे ये भी नहीं पता। अब पता चला वो बोलेंगे मैं तो जिस सिलीगुड़ी में रह रहा हूं मेरे को जाना है 500 किलोमीटर, तो 2 दिन तो लगेगा। अब तरीका बता रहा हूं रुकावटों का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा शाम 5 बजे तक ज्वाइन करें, रिपोर्ट करें। ईसीआई के पास मौजूद ERO, AERO उनको बदलने, वर्तमान में योग्य जो भी लोग हैं उनका विवेकाधिकार होगा। मतलब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि इसको ये ठीक है नहीं है, इसको रखें ना रखें, इसको तबादला कर दे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। ये एक और झटका है। तीसरा, उनके बायोडाटा की संक्षिप्त जांच के बाद इन राज्य सरकार के अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में काम करने के लिए 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संक्षिप्त, दरअसल बंगाल सरकार ने भेज तो दिया, लेकिन वो काम करने योग्य है या नहीं है, और अगर नहीं भी है तो उनकी ट्रेनिंग होगी। यही चुनाव आयोग मांग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको दीजिए ट्रेनिंग। ये तीसरा है। चौथा, माइक्रो ऑब्जर्वर या राज्य सरकार के अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी केवल ERO को सहायता करने की होगी, अंतिम निर्णय ERO का होगा। ये सारे दिए गए हैं दोस्तों, और जो अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख थी 14 फरवरी, उसको 1 हफ्ता का समय और बढ़ा दिया गया है। तो ये है पांचवा झटका, जिसके भीतर मैंने कई सारे झटके दिखा दिए। अब छठा झटका देखिए दोस्तों। जब ये अधिकारी दिए गए ना, उसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, इसको लेकर के बड़ी बहस हो रही थी, बहुत सारा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा था हमने तो दे दिया जी। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। अभी जो मैंने ट्रेनिंग की बात की ना, उसको लेकर के मैं बातचीत आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि नए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी, हमें तय सीमा में SIR का काम पूरा करना होगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत कहते हैं, लेकिन ये अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को समझते हैं, नाम में मिसमैच जैसी बातों को बेहतर समझ सकेंगे। जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या कहा? हेडलाइन पढ़ लीजिए और सुनिए। कई बार ट्रेंड क्लर्क अनट्रेंड प्रोफेसर से अच्छा होता है। यानी अगर ट्रेनिंग ना हो तो प्रोफेसर भी कमजोर पड़ जाएगा, और अगर ट्रेनिंग हो तो क्लर्क भी ज्यादा सटीक काम करेगा। उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है। हम इन अधिकारियों को देखेंगे, जो योग्य होंगे उनकी जल्द ट्रेनिंग करवाकर काम पर लिया जाएगा। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। पश्चिम बंगाल सरकार समझती है ना कि बस दे दिया, अब उनको पता है कि ये अधिकारी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा नहीं होगा। तो ये है छठा झटका दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अब 7वां झटका देखिए। ममता बनर्जी की सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप ये सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। अभी तक मैं आपको बोल रहा था ना कि ये हलफनामा दाखिल किया गया। ये बातचीत के बारे में मैं आपको बताता हूं किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल मेहता क्या कहते हैं सुनिए। मैं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुआ हूं, ये आप देख सकते हैं। आई अपीयर फॉर द यूनियन
है ना। इसी का मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं दोस्तों, बार एंड बेंच का है। मैं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुआ हूं। श्री गिरी की याचिका में केंद्र भी एक पक्ष है। एक संवैधानिक संस्था भारत के चुनाव आयोग को धमकी दे रही है। कितनी बड़ी बात है, सुनिए। एक संवैधानिक संस्था मतलब राज्य की जो सरकारी संस्था है, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक संस्था है। एक संवैधानिक संस्था भारत के चुनाव आयोग को धमकी दे रही है। हालात को सुधारने के लिए कोई भी निर्देश दिया जा सकता है। नेता हिंसा भड़का रहे हैं, कृपया हलफनामे पर गौर करें। यह संदेश जाना चाहिए कि संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है। यह कहना पड़ रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार संविधान को मानती ही नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार, संविधान से ऊपर है? यह सॉलिसिटर जनरल मेहता का आपको कोट अनकोट में दिखाया है दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू क्या कहते हैं, सुनिए। राज्य हमारी बात नहीं सुनते, एईआरओ हमारी अवहेलना करते हैं। जब हम उन्हें हटाना चाहते हैं, हटाने में असमर्थ हैं। सीनियर एडवोकेट गिरी, राजनीतिक दल के नेता आपत्ति प्रपत्र जलाने को कह रहे हैं। दावे हैं तो आपत्तियां भी हैं। यदि फॉर्म 7 आपत्तियां जल जाएंगी तो आगे कैसे कार्रवाई होगी? और फॉर्म 7 क्या है दोस्तों, आप ये भी सुनिए। दरअसल भारत का निर्वाचन आयोग का यह आधिकारिक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए किया जाता है। यह फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के तहत निर्धारित है। भाई हमें पता होता है ना, मान लीजिए कोई घुसपैठिया घुस गया, मैं रह रहा हूं अपने गांव में, मुझे पता है कि यार ये आदमी तो हमारे गांव का है नहीं, ये कैसे बन गया? तो एक तो साहस का काम है बंगाल में, फॉर्म 7 लेके गए कि देखिए ये नहीं है, इसको हटाइए। अब टीएमसी वालों ने क्या किया पता है? जो आरोप है, उन्होंने पूरा फॉर्म 7 ही जला दिया, पूरा जला दिया। यह गंभीर आरोप है। जो मैंने आपको शुरुआती झटका दिखाया ना, यह बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सख्ती से लिया दोस्तों, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम चुनाव आयोग को अधिकार दे देंगे, बताएंगे कि क्या अधिकार हो सकते हैं। राज्य को समझाया कि आपको पता है ना कि अगर ये आपको सुझाव दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कोई कमी बर्दाश्त नहीं होगी, यह संवैधानिक अधिकार है। तो यह बहुत बड़ा झटका दोस्तों, 7वां झटका है। 8वां झटका देखिए। अब जब ये सारी बात हो रही थी, सुनवाई बंगाल की हो रही थी ना दोस्तों, पूरे देश को सख्त संदेश गया है, पूरे देश को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा, ऑल स्टेट्स मस्ट अंडरस्टैंड, वॉन्ट अलाउ। सर में जो भी गड़बड़ी हो रही है ध्यान से सुन लीजिए, पूरे राज्य सुन लीजिए, कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं हो। मैं इसको हिंदी में लिखा है दोस्तों, कोट एंड कोट में पढ़ रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, एक बात हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं, जो भी आदेश, स्पष्टीकरण, अंतरिम निर्देश जरूरी होंगे हम जारी करेंगे, लेकिन हम सर को पूरा होने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। सभी राज्यों को यह बहुत साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। ये झटका है दोस्तों। एक और झटका आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये बातचीत बहुत लंबी है, मैंने उसको समराइज किया है दोस्तों। 9वां झटका इसी से जुड़ा है। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने कहा, ये जब सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही थी तो बंगाल सरकार बोल रही है बाहर से ले आए, हम देते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा देंगे? बोला हाँ देंगे, दे दीजिए। आदेश था पिछले वो में। आप जानते हैं अधिकारियों को देने में ही बहुत देरी कर दी। पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, आप जरा लाइव लॉ का ये पहला ग्राफिक्स देखिए। ये देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें देखिए दीवान, जो इसके वकील हैं ममता के, वी हैव अरेंज्ड 8,500 ऑफिसर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसी आई को देखकर पूछते हैं, हैव यू रिसीव्ड द लिस्ट? जब सरकार के वकील ने कहा कि हमने 8,500 ऑफिसर दिए हैं, तो इनके वकील से पूछता आपको मिला?
ये लिस्ट बताइए। अब देखिए सीनियर एडवोकेट DS नायडू जो चुनाव आयोग के वकील हैं, नो नेम्स गिवन एट 12:30 दिस इज व्हाट वी रिसीव्ड ऑन सैटरडे। देखिए शनिवार को 12:30 बजे हमको क्या मिला है, दीवान ने दिखाया हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज पर्टिकुलर्स मिला है, नेवर मेड अवेलेबल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हो जाते हैं, आखिर में जानते हैं क्या कहते हैं कि आपको जब 4 फरवरी को सुनवाई हुई तो आपको तो 4 या 5 फरवरी को ही दे देना चाहिए था, ये तभी काम में लग गए होते, आपने क्यों नहीं दिया? आप देख रहे हैं, आपने क्यों नहीं दिया? तब तक तो ये काम में लगे होते। अगर आपने 5 फरवरी तक भी दे दिया होता तो ये ऑलरेडी काम में लग गए होते। अब आपने दिया है, ये छांटेंगे, देखेंगे, फिर इनकी ट्रेनिंग होगी तो काम करेंगे कब, कैसे करेंगे? इसीलिए 1 हफ्ता बढ़ाया गया दोस्तों। अच्छा, मजे की बात आपको एक और बात बता देता हूं दोस्तों कि वहां पर TMC वाले कह रहे हैं हम जीत गए। कैसे जीत गए? तो पता चल रहा है कि AERO ही अब फाइनल करेगा। अब पता नहीं क्या ये लोग देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से परसेप्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है या लगातार सुनवाई चल रही है, ये रुकेगी नहीं, अभी ये लगातार चलेगी। अभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और आप देखिएगा दोस्तों, मैं आश्चर्य करता हूं, कोई प्राइवेट लोग होता है ना भाई, पता है ममता बनर्जी को चुनाव जीतना है, चुनाव आयोग को थोड़ी ना चुनाव जीतना है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार तो रिटायर कर जाएंगे, लेकिन वो जिस शिद्दत से इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मेहनत के साथ अपने अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में जूझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो वैलिड वोटर हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिले, मैं सैल्यूट करता हूं दोस्तों। मैं तो आपको निश्चित रूप से कहूंगा कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट और CEC ज्ञानेश कुमार के नाम है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, कुछ ना हो एक हर हर महादेव यही कमेंट कीजिए। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। महाशिवरात्रि को लेकर दोस्तों हमने बिल्कुल एक नया गीत नए अंदाज में है दोस्तों, मैंने खुद गाया है, आप प्लीज देखिए, बताइएगा कैसा लगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। HB मेलोडी में भी आप जुड़िए दोस्तों, वहां भी कमेंट कीजिए, वहां मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।